हेलो गाइस, एक बार हम फिर स्वागत करते हैं आपको हमारे चैनल में। आज हमने बताया था आपको न्यूटन के नियम। अब हम आज जानेंगे गति के समीकरण के बारे में। आपको पता है गति के 3 समीकरण होते हैं, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि गति होती क्या है, मोशन क्या होता है। दूरी जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, और फिर हम आएंगे गति के समीकरण पे कि गति का समीकरण होता क्या है। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि गति क्या होती है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है। तो एक एक करके इन सबको हम देखते हैं जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले हम आते हैं गति पे। तो गति होती क्या है। जैसे कि मान लो कि कोई है, आप हो यहाँ पे, घर पे हो, ये आपका घर है और आपको स्कूल जाना है आपको। स्कूल आपका यहाँ पे है, आप अपने घर पे हो, स्कूल जाना है, तो आप पैदल जाओगे, साइकिल से जाओगे, कैसे जाओगे, बाइक से जाओगे और फिर स्कूल पहुँच जाओगे। लेकिन स्कूल जाने में आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा, समय भी लगेगा ना। आप ऐसे तो हो नहीं कि कोई देवता हो, यहाँ अंतर्ध्यान हुए और यहाँ पहुँच जो है प्रकट हो गए। आपको जाना पड़ेगा तो टाइम भी लगेगा, समय भी लगेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय भी लगेगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि आप समय के साथ जो है परिवर्तन कर लिए हैं। जैसे आप यहाँ थे और यहाँ पहुँच गए, ठीक है, यहाँ थे यहाँ पहुँच गए, और किसके साथ, समय के साथ, ठीक है। तो आप गति कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि आप गति कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। जैसे कोई वस्तु है, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, जैसे आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, तब हम कहते हैं कि ये वस्तु गति कर रही है, ये आप जो है गति कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और बात है, जैसे कि आप यहाँ से यहाँ गए और आपके साथ कोई दोस्त भी है, कोई और भी है, वो भी आपके साथ ही जा रहा है। लेकिन जब दोनों लोग पहुँचे हो स्कूल, तो आप तो गति कर रहे हो, लेकिन इसको तो नहीं पता चल रहा है कि आपने क्या कितना गति किया, क्योंकि ये भी तो आपके साथ ही चल रहा था। तो ये नहीं पता चला ना, इसको तो पता नहीं चला। तो ये डिफिनेशन अधूरी रह जाती है। मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन ये डिफिनेशन अधूरी रह जाती है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ जोड़ते हैं कि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, ये कह सकते हैं कि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष। मान लो ये आपका घर है, ये घर है, तो घर के सापेक्ष आपने इतना गति किया, ना कि इसके साथ गति किया, ठीक है। जैसे कि आपने बाइक से आप जो समझ लो बाइक से जा रहे हो, तो बाइक के साथ जा रहे हो, तो बाइक पे कोई और बैठा है, तो उसके सापेक्ष तो आप गति कर नहीं रहे हो। लेकिन और कोई बाहर मान लो खड़ा है, यहाँ पे कोई खड़ा है रास्ते में, आपको देख रहा है, और उसके सापेक्ष आप भी गति कर रहे हो, बाइक भी गति कर रही है, लेकिन इसके सापेक्ष आप गति नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे एक बात अधूरी रह जाती है, एक पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, ठीक है। तो हम इसकी डिफिनेशन क्या जान लेंगे कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे कि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन कर रही है, ठीक है। तब हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है, ठीक है, तब वस्तु मोशन कर रही है। समझ में आया। अब जब आ गया स्थिर बिंदु का कॉन्सेप्ट, तो स्थिर बिंदु, अब स्थिर बिंदु कोई मिले, कोई हो, तब तो वैज्ञानिकों ने इसमें बहुत देखा इधर उधर कि कोई स्थिर बिंदु मिल जाए, लेकिन बात ये रही कि कहीं पृथ्वी पे कोई स्थिर बिंदु ही नहीं मिली। जैसे मान लो आप अपने घर में बैठे हो, तो आपको क्या लग रहा है कि ये दीवार जो है रुकी हुई है, चल नहीं रही है, स्थिर है। लेकिन जब आप स्पेस में चले गए, स्पेस से आप देखते हो पूरी पृथ्वी घूम रही है, तो ये दीवार भी तो घूम रही है ना। तो वहाँ से दिखाई दिया ये तो बात अलग है, चलो मून पे चलते हैं। मून पे आप गए, मून तो नहीं घूम रहा है, अरे मून तो पहले से घूम रहा है। मतलब कहीं जो है कोई चीज़ स्थिर है ही नहीं।
तो जब ऐसी चीज़ें मिली कि कोई चीज़ स्थिर नहीं है, तो फिर लोगों ने कहा कि अब क्या किया जाए भाई। तो उन्होंने एक काम किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। ऐसे ये, और यहाँ पे एक पॉइंट माना जिसे हम ओ का नाम देते हैं, ओ फॉर ओरिजिन। और यहाँ इसका कोऑर्डिनेट जो होता है 0,0 होता है। तो मिल गया, बना लिया हमने, मिल गया एक स्थिर बिंदु, है ना। तो अब आप इसको एक मूल बिंदु मान लेंगे, स्थिर बिंदु मान लेंगे, ठीक है। तो अब आप कहीं भी जा आ सकते हैं, यहाँ से आपकी दूरी आपका मोशन का पता लग जाएगा, है ना। तो यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, ठीक है, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, मीन्स इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष। अब हम स्थिर बिंदु कुछ भी मान सकते हैं, घर मान सकते हैं। अभी मान लो कि यहाँ पे एक कुछ पड़ गया, मान लो यहाँ स्टेशनरी की दुकान है, एक स्टेशनरी की दुकान है, और यहाँ से आपको किसी ने पूछा, यहाँ पे मुझे फ़ोन आ गया, कहाँ हो? स्टेशनरी की दुकान से जो है 2 किलोमीटर आगे हैं, ठीक है, यहाँ पे पूछे हैं। तो अब कहाँ से आपने बताया? स्टेशनरी के दुकान से, ठीक है, आप मोशन कर रहे हो, समझ में आया। अब आप घर से तो बताया नहीं, तो अब आपने क्या माना कि स्थिर बिंदु ये है, स्टेशनरी की दुकान है, ना कि घर है, ठीक है। अब घर से बताते तो ये है। तो यहाँ पे एक पॉइंट अधूरा था कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन कर रही है, तब हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। अब हम बात करते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन क्या होता है? दूरी होती है कि दो बिंदुओं के मध्य तय की गई पथ की लंबाई, और विस्थापन क्या होता है कि दो बिंदुओं के मध्य तय की गई न्यूनतम पथ की लंबाई। यहाँ पे एक पॉइंट जुड़ गया, न्यूनतम। अब हम समझते हैं कैसे, पहले दूरी समझते हैं। जैसे कि मान लो, अभी दूरी समझना है आपको। जैसे आप घर पे हो, अपने घर पे हो, और घर से आपको स्कूल जाना है, घर से आपको कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। अब आप यहाँ से निकलते हो और ऐसे ये जो है आपका यहाँ बी पॉइंट पे मान लेते हैं स्कूल है, और ए पॉइंट पे घर है। अब आपको यहाँ जाना है स्कूल। तो सबसे पहले अब हमारे पास तो ऐसा कोई रास्ता होगा नहीं कि घर से सीधे स्कूल पहुँच जाए। अरे बीच में घर पड़ते होंगे या कुछ पड़ता होगा, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ स्कूल है और यहाँ आपका घर है। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अभी अब आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो जैसे मान लो कि है भी, लेकिन एक दिन आपको बाइक मिल गई, तो आप बढ़िया हाईवे से होके ऐसे जा रहे हो, ठीक है। मान लो कहीं दोस्त के घर जाना है, तो पहले दोस्त के घर गए, ठीक है, सी पॉइंट पे, और फिर डी पॉइंट पे मार्केट भी गए, चाट पकौड़े खाए, और फिर आप स्कूल पहुँचे बी पॉइंट पे, ठीक है। तो अब ये मान लो ये दूरी नापी गई, तो ये 6 किलोमीटर आपने रास्ता तय किया, ये आपने 5 किलोमीटर तय किया, ठीक है, और ये 3 ही किलोमीटर ऐसे है, ठीक। तो अब आप दूरी जो है, जैसे ए से और गए कहाँ? बी तक। आपको पहले लगा 5 किलोमीटर, इसमें लगा 3 ही किलोमीटर, इसमें लगा 6 किलोमीटर, है ना। तो दो बिंदुओं के मध्य तय की गई पथ की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी लंबाई होगी वही कहलाएगी दूरी, ठीक है। जो भी लंबाई होगी वही कहलाएगी दूरी। अब हम देखते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन में देखो भाई, विस्थापन में वही चीज़ है कि आपको कहाँ जाना है? स्कूल ही जाना है। घर से आपको स्कूल ही जाना है, लेकिन इसके बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी कैसे होगी? जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कोई सीध में जाए, है ना, एकदम सीध में जाए, कोई दिशा में जाए, ठीक। वहाँ पथ की लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ दिशा से मतलब है। आपको मैं बताना भूल गया कि ये एक सदिश राशि होती है जिसमें दिशा होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं, तो ये सदिश है। और ये एक अदिश राशि है जिसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन में अंतर भी यही है कि ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है, इसमें दिशा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे, अब यहाँ जाना है तो कैसे जाएंगे? अगर मान लो कोई रास्ता नहीं है तो क्या करोगे?
ठीक है, कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे बीच में घर पड़ रहा है, तो क्या उसके घर पे छत से कूद के जाओगे? नहीं। तो लेकिन विस्थापन जो होगा वो न्यूनतम दूरी ही मानी जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे अभी कोई किसी हेलीकॉप्टर को, यहाँ पे हेलीकॉप्टर है कोई और उसको जाना है, तो मान लो ये पूरब दिशा में पड़ता है, पूरब दिशा में पड़ता है, तो पूरब दिशा में उसको जाना होगा। उसको हम बता देंगे कि पूरब दिशा में भाई 3 किलोमीटर चले जाओ और आपका स्कूल पड़ जाएगा, है ना। तो वो उड़ेगा और 3 किलोमीटर बाद पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो रास्ता था, यहाँ से नहीं था, यहाँ से तो था। तो यही विस्थापन होता है, न्यूनतम दूरी। ठीक है, यही विस्थापन होगा जो न्यूनतम दूरी होगा। अब जैसे यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन है और ये जो है ये लंबाई है। ठीक है, ये वाली लंबाई जो है कुल लंबाई पथ की, ये जो है दूरी है, इसे भी हम दूरी कह सकते हैं। अगर रास्ता हो, ये कहीं पे मान लो कि हाँ रास्ता है घर से और स्कूल तक एकदम सीधा, तो उसको भी हम दूरी कहेंगे भाई। ठीक है, लेकिन एकदम सीधा है तो वही विस्थापन हो जाएगा। अब हम देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो एक वृत्ताकार पार्क है, एकदम गोला वृत्ताकार पार्क है। अब ये वृत्ताकार पार्क मान लो 100 मीटर का है। अब कोई व्यक्ति है जो ए पॉइंट पर है, ये बी पॉइंट है हमारा। अब ए पॉइंट से वो दौड़ना शुरू करता है और फिर दौड़ के और फिर पहुंच जाता है बी पॉइंट पे और फिर दौड़ता है ए पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो अब ए पॉइंट पे उसने कहा कि उसने कितनी दूरी तय की। अगर कोई पूछे कि कितनी दूरी बताओ, कितनी दूरी तय की, तो दूरी उसने कितनी तय की? 100 मीटर की दूरी उसने तय की। लेकिन अगर वही कोई पूछे कि ये बताओ भाई विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन अब बताओ, ए से ए तक, ए पर था, ए से उसने शुरू किया और ए पर ख़त्म किया, तो ए से ए तक की लंबाई क्या होगी? तो कहोगे बेटा इसमें क्या लंबाई है, इसमें तो वही है जहाँ पे थे वहीं पे है, तो क्या इसमें क्या लंबाई? तो ये से ए तक की लंबाई मतलब विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कुछ नहीं होगा विस्थापन, लेकिन दूरी 100 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ए से ए तक की न्यूनतम लंबाई 0 हो जाएगी। तो हम यही कह सकते हैं कि दूरी वो होता है कि दो बिंदुओं के मध्य तय की गई पथ की लंबाई, कोई भी रास्ता है उसकी लंबाई। ठीक है, और जो विस्थापन होता है वो एक न्यूनतम दूरी होती है, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई न्यूनतम पथ की लंबाई, सबसे कम हो जो, ठीक है, न्यूनतम हो। समझ में आ गया होगा कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। ठीक है, और ऐसे सवाल बहुत आते हैं मतलब एग्ज़ाम में कि जो है ये यहाँ से गया वहाँ से गया तो दूरी कितनी है, विस्थापन कितनी है, तो आप यहाँ से बता सकते हो कि ये जो है 100 मीटर, ये 100 मीटर चला तो दूरी इतनी हो गई, कुल पथ की लंबाई 100 मीटर। और विस्थापन, तो विस्थापन ए पर ही था, ए पर ही पहुँच गया, तो विस्थापन कितना हो गया? 0। अगर मान लो बी पे रुक जाता है, यहाँ आता है बी पे रुक जाता है, अब बी तक पूछ रहे हैं कि बी तक दूरी बताओ, तो अगर मान लो ये पूरा आधा हो तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 50 मीटर। दूरी कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक चला तो 50 मीटर हो गया, लेकिन जब विस्थापन निकाला जाएगा तो ये वाला नहीं, ये वाला लिया जाएगा। ठीक है, ये से बी तक की दूरी एकदम सीध में, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? जो ये लंबाई होगी वो विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा ये। और दूरी हो जाएगी, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। वो कहाँ से गया इससे कोई मतलब नहीं है, वो अदिश राशि है, उसमें दिशा का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन विस्थापन में दिशा का मतलब है, एकदम सीध में, किस साइड में, किसी दिशा में वो गजाएगा। समझ में आ? तो दूरी और विस्थापन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे मिलते हैं हमारे अगले पार्ट में, जिसमें हम बताएंगे आपको वेग और चाल, और इसके बाद बताएंगे समीकरण, इसके तीनों समीकरण के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आपसे हम फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। ठीक है।